नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ फसलों का मौसम चल रहा है। जो मौसम वर्षा ऋतु में चलता है, जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, उसे खरीफ मौसम की फसलें कहते हैं। और खरीफ मौसम में जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, उन्हें पौध संरक्षण के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इससे उनका उत्पादन बढ़ेगा, उपज बढ़ेगी और हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो आज इसी संबंध में हम जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से वैज्ञानिक पौध संरक्षण डॉक्टर R.K. जायसवाल जी। जायसवाल जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं गांव सेबनिया, जिला सीहोर से, सुरेश वर्मा जी। सुरेश जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्षाकालीन जो सब्जी किसान भाई करते हैं, उन्हें कीट और रोग प्रबंधन के लिए क्या काम करना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों। दिनेश जी, आपने जो है बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा कि जानते हैं, ये वर्षा ऋतु चल रहा है और इस समय अच्छी बरसात हो रही है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, विशेष रूप से जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, यदि उनके खेत में जल भराव की स्थिति हो रही है तो वो जल निकासी की तत्काल व्यवस्था करें। नहीं तो उनके जो सब्जी के फसल होते हैं उसमें बीमारी लगती है। उस बीमारी का नाम है डैम्पिंग ऑफ, जिससे जो है फसल नुकसान होता है। निश्चित तौर से डॉक्टर साहब सही बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु में ध्यान तो रखना ही पड़ता है, जैसे जल भराव की स्थिति हो जाती है, इसलिए जल निकास करना चाहिए। कीट रोगों का भी ज़्यादा प्रकोप होता है। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई नर्सरी लगाते हैं पहले, तो नर्सरी प्रबंधन के लिए वो क्या करें? जी दिनेश जी, आपने पुनः बहुत अच्छा सवाल पूछा। यदि हम एक अच्छा सब्जी खेती करना चाहते हैं जिससे हमको अच्छा उत्पादन मिले, तो हमको एक स्वस्थ जो है पौध हमको मिलना चाहिए। उसके लिए हमको अच्छी नर्सरी तैयार करना चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए हमको सही जगह का चयन करना चाहिए। सही जगह का मतलब ये है कि हमारा जो भी जगह रहे वो ऊंचे स्थान पर है। साथ ही साथ जब हम उस मिट्टी का भी जो है उपचार करें ट्राइकोडर्मा कल्चर से, क्या होता है कि अधिकांश जो बीमारी होती है वो मृदा जनित होती है। तो हमको अपने मिट्टी को ट्राइकोडर्मा कल्चर से मृदा उपचार करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम बीज लगा रहे हैं उसका भी बीज उपचार करना चाहिए। और बीज के बाद जो हमारा पौधा तैयार होता है, उस पौधे को भी जो है हमको उपचारित करके पौध रोपाई करना चाहिए, जिससे हमारे खेत में स्वस्थ पौधा जाएगा। और स्वस्थ पौधा जब रहेगा तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो सब्जी उत्पादक किसान भाइयों, पहले तो आप ये खास बात का ध्यान रखें कि आप नर्सरी मतलब पौध जैसी बोएं, तो पौध के पहले ज़मीन को भुरभुरी बना लें। उसमें रोगाणु रहित करने के लिए डॉक्टर साहब ने बताया, इन दवाओं का उपयोग करके उसको उपचार करें। और फिर समय समय पे देखते हैं पौधों में भी कोई रोग आ जाते हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी। जैसे टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया। नहीं, जैसे नर्सरी लगाई है, हाँ, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। यस, नर्सरी में क्या होता है, एक बीमारी आ जाती है जिसको आर्द्र गलन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। यह एक फंगस से होने वाली बीमारी है और इसका घर जो है मिट्टी होता है। इसलिए हम जहाँ भी नर्सरी लगाएं, हम अपने नर्सरी को पहले एक उसको सॉइल सेलुलाइजेशन बोलते हैं, एक 0.45 mm का प्लास्टिक शीट से हम अपने जहाँ पे नर्सरी लगाना है उस मिट्टी को जो है हम ढक के रखें 2 से 3 सप्ताह तक। और उस मिट्टी के अंदर नमी जब रहता है तो सूरज की जब रोशनी उसमें पड़ती है तो मिट्टी गर्म हो जाता है, तो मिट्टी के अंदर जो भी रोगाणु रहते हैं वो मर जाते हैं। दूसरा, हमको जो है ट्राइकोडर्मा कल्चर से जब हम मिट्टी को उपचार करते हैं तो जो मिट्टी के अंदर अभी भी कोई रोगाणु है वो मर जाता है। तो इस तरह से जो हमको जो है अपना नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो नर्सरी के समय भी किसान भाई ध्यान रखते रहें कि उसमें कोई कीट या रोग ना जाए। अगर आ जाए तो उसका प्रबंधन करें, उसमें दवाई छिड़कें। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में खास तौर से शहरों के करीब जो किसान रहते हैं वो टमाटर और मिर्ची अधिक मात्रा में लगाते हैं, क्योंकि वो नगद आय देने वाली फसल है। तो टमाटर और मिर्ची में एक रोग आ जाता है जिसे अब चुर्रा मुर्रा की बीमारी कहते हैं।
तो किसानों को उसका कैसे प्रबंधन करें, डॉक्टर साहब बताएं। जी, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसानों के विशेष रूप से जो टमाटर और मिर्ची की खेती करते हैं, ये समस्या उसमें आता है। यह बीमारी जो है एक वायरस से होता है जिसको लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं, लेकिन यह जो वायरस होता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। तो हम जहाँ भी नर्सरी डालें, हमको ये प्रयास करना चाहिए कि महीन मच्छरदानी 60 मेश उसको बोलते हैं, उससे हम अपने नर्सरी को ढक के रखेंगे, तो हमारे पौध का जो संपर्क है सफ़ेद मक्खी से नहीं होगा। तो जब सफ़ेद मक्खी से संपर्क नहीं होगा तो वो वायरस को वहाँ पे छोड़ नहीं पाएगा। और फिर जब हमारा नर्सरी करीब 20 से 25 दिन का हो जाए, तो हम अपने नर्सरी को जो सीडलिंग होता है उसको हम एक इमिडाक्लोरोपिड दवा होती है, उसको 1 लीटर पानी में 0.5 ml का घोल बना करके हम अपने सीडलिंग्स को ट्रीट करके फिर पौध रोपाई करें। तो हमारे जो टमाटर और मिर्ची हैं जिसमें लीफ कर्ल वायरस बीमारी आता है, उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जानकारी दे रहे हैं कि सब्जियों की सामूहिक खेती खास तौर से वर्षा ऋतु में कैसे करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से वैज्ञानिक पौध संरक्षण डॉक्टर R.K. जायसवाल जी। डॉक्टर साहब, फिर आपका एक बार कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ गांव सेबनिया जिला सीहोर से एक सफल किसान भी है सुरेश जी वर्मा, आपका भी एक बार कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे नर्सरी तैयार हो गई डॉक्टर साहब, तो पौधरोपण के लिए जैसे यहाँ नर्सरी में से उठा के उसको खेत में लगाया, उस समय कोई खास सजगता बरतना पड़ती है? उस समय सजगता ये बरतना चाहिए कि जो हमारा पौधा स्वस्थ रहना चाहिए। रोग ग्रसित पौधे को हमको जो है पौध रोपाई में नहीं ले जाना चाहिए। साथ ही साथ हम जो हमारा पौध है उसका हमको फंजीसाइड से भी और इंसेक्टिसाइड से भी उपचार करके हमको लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, हर पग पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको उपज अच्छी लेना है तो सावधानी बरतें, और जैसे वैज्ञानिक हमारे बता रहे हैं उसी के अनुरूप हम सब्जी में करें तो निश्चित तौर से उत्पादन अच्छा होगा, स्वस्थ फसल आएगी और बाज़ार में आपको भाव अच्छा मिलेगा। डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोग अरवी या अरुई, इसको घुइयाँ भी कहते हैं, उसकी खेती करते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए उस खेती के लिए क्या प्रबंधन करना चाहिए? हाँ, आपने ये भी प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। अभी ये वर्षाकालीन समय में अरुवी की खेती की जाती है और इसमें एक प्रमुख बीमारी लगता है जिसको फाइटोप्थोरा ब्लाइट बोलते हैं। यह एक फंगस होने वाली बीमारी है। इस बीमारी का लक्षण ये होता है कि पत्तियों पे जो है भूरे भूरे और पीले धब्बे पड़ने लगते हैं। और क्या होता है कि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं, और पत्तियों पे यदि ये धब्बा आने लगेगा तो जितना फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है, जिससे जो हमारा अरवी होता है वो भी छोटा हो जाएगा। साथ ही साथ हम इस पत्ती से हम भाजी भी बना के खाते हैं। तो हमको जो है इस बीमारी का प्रबंधन करना चाहिए। इसके लिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत घना जो है ये अरुवी न लगाएं। साथ ही साथ यदि ये बीमारी आ भी जाता है तो कुछ रसायन है, उस फंजीसाइड का नाम है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या आप मेटल एक्सिल मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप उसका छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी का आप प्रबंधन कर सकते हैं। घुइयाँ का तो डॉक्टर साहब उसके जो पत्ते होते हैं वो भी सब्जी काम आते हैं जी, और उसका फल तो आते ही आता है जी। तो पत्तों के लिए के पहले कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाजार में पत्ते भी बिकते हैं, उससे आमदनी होती है। हाँ, देखिए, पत्तियों में यदि रोग लग जाएगा तो उसकी क्वालिटी प्रभावित होने लगेगी, तो जो उसके ग्राहक रहेंगे वो उसको नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हमारे इस अरुवी में ये बीमारी न लगे तो हमें अच्छा इनकम प्राप्त होगा।
तो जो किसान भाई घुइयाँ, अरबी या जिसको अरुई बोलते हैं उसकी खेती करते हैं तो उन्हें दोहरा लाभ मिलता है। एक तो फल तो बिकता ही बिकता है, लेकिन पत्ते भी बाजार में बिकते हैं, उससे अतिरिक्त आमदनी होती है। हमारे पास एक सफल किसान है। हम हर कार्यक्रम में एक सफल किसान से आपकी मुलाकात इसलिए कराते हैं कि आप भी उनसे प्रेरणा लें। तो सुरेश जी, फिर एक बार आपका कार्यक्रम में है, अपने बारे में बताएं, आपके कहाँ से खेती की, कितनी खेती है, आप कौन कौन सी फसल लेते हैं, आप पढ़ाई लिख के खेती का रुझान कैसे हुआ आपका? मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन फिलहाल अभी हाँ। जो कि है, और उसमें जो है कि मैं पशुपालन भी साथ में करता हूँ उसमें। तो पशुपालन से जो भी गोबर या मूत्र और जो भी होता है उसका जो है ज़मीन में ही यूज़ करता हूँ, ना कि उसको कहीं भी फेंकना या वेस्टेज करने का काम नहीं रहता है। और साथ में खेत के जो हमारे सोयाबीन जो लगा रखी है, मक्का लगा रखी है, उसकी मेड़ के ऊपर नालियाँ करवा के रखी है चारों तरफ। अगर खेत में पानी भराव की स्थिति होती है तो नाली के थ्रू खेत से पानी बाहर चला जाता है, जिससे हमारी फसल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। अभी इस समय में पानी भराव की वजह से सोयाबीन की कुछ दाने गल रहे हैं, जिनके माथे ऊपर से जो गल रहे हैं। तो आप इस चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि पानी का भराव खेत में किसी भी प्रकार से नहीं होता है। मतलब जल निकास होना आवश्यक है। जल निकास होना जी, बहुत बहुत अच्छा आवश्यक काम करते हैं आप जी। और पशुपालन साथ में चलता रहता है मेरा। उससे दूध का जो धंधा होता है उससे मेरा दिनचर्या चलती रहती है। आपने अभी पशुपालन के बारे में बताया, तो पशुपालन किसानों को करना चाहिए, कौन कौन से फायदे हैं उससे? पशुपालन सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। पशुपालन करने से बहुत अच्छे फायदे होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि गोबर की खाद आपको पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में मिल जाती है, उससे आपको अन्य दूसरी खाद फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि लगभग एक बार गोबर की खाद ज़मीन में डालने से आपको 3 साल तक दूसरी कोई सी भी खाद ज़मीन में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। जैसे आपने पशुपालन से दूध की आमदनी भी होती है, तो कहाँ उसको दूध आप कहाँ बेचते हैं? और दूध जो बेचने के लिए तो वो तो हमारे गांव में ही गाड़ियाँ आती हैं और वहीं से दूध उठा करके ले जाती हैं। जी। और डेयरी की व्यवस्था गांव में है, वो तो डेयरी पे दूध हमें पहुंचाना होता है, उसके बाद तो गाड़ियाँ आकर वो लेके चले जाती हैं। अभी खरीफ मौसम का समय चल रहा है, वर्षाकालीन समय है, तो अभी आपने कौन कौन सी फसल लगाई, किस किस वैरायटी की लगाई, क्या उसमें काम चल रहे हैं? अभी सोयाबीन और मक्का, तुअर और कुछ छोटी मोटी सब्जियां जो कि घर के यूज़ के लिए मैंने लगाई हैं। और अभी सोयाबीन में जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए काम हमारा चल रहा है। कैसे करते हैं आप खरपतवार? खरपतवार नियंत्रण के लिए निंदाई गुड़ाई का काम सबसे बेस्ट है। अच्छा। हाथ मजदूर से या हाथ से या जिस तरीके से भी होता है उसको हम हाथ से ही उखड़ाते हैं। बाकी ऐसे कोई दवाई ववाई का स्प्रे बहुत कम से कम, जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम वहाँ पर दवाई का स्प्रे करते हैं। दवाई ववाई का इस्तेमाल कम करना चाहिए। सूरज जी का बहुत बढ़िया अनुभव है, निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। उससे 2 फायदे होते हैं, लागत कम होती है, दूसरी बात जो निंदाई गुड़ाई से कचरा होता है उससे भी बढ़िया जैविक खाद बनता है जो उसी खेत में काम आता है। इसके अलावा आप और कोई खेती, आसपास की खेती भी, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट खेती भी करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट खेती भी करता हूँ सर। हाँ, बताएं कितनी करते हैं? क्या? लगभग 20 से 30 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट खेती करता हूँ। और जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जब खेती करता हूँ तो उसमें स्वाभाविक बात है कि इतनी गोबर की खाद भी प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाती है, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत खाद या केमिकल का यूज़ मैं करता हूँ। हाँ, लेकिन घर की ज़मीन में आप जैविक खेती करते हैं? घर की ज़मीन में पूरी तरह से जैविक खेती करता हूँ। जी। अब बताइए, खेती के क्या अनुभव है? आप खेती करने से आपको लाभ का धंधा लगा? खेती करना लाभ का धंधा ही रहता है। लेकिन ये सब बरसात के ऊपर या ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी फसल बहुत अच्छी है, ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो गल जाएगी, तो ख़त्म हो जाएगी फसल। अब ये बताएं कि आप सब्जी खेती भी करते हैं? सब्जी की खेती भी करता हूँ सर। अभी धनिया और प्याज, भिंडी और बैगन मैंने अपने खेत में लगा रखी है अभी, जो कि मैंने लगा रखी है। जो मौसम है वो बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। जिस दिन से बारिश चालू हुई है उस दिन से धूप लगभग ज़मीन पे नहीं गिरी है, तो इस समय कीट का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और फसल जो है वो गल भी बहुत रही है। इस समय भी जो फसल का गलाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा प्रभाव होता है। जी जी। तो किसान भाइयों, एक किसान के ये अनुभव थे, कैसे किसान खेती करता है, कौन कौन से उनको काम करना चाहिए गांव में रह के, कैसे लागत कम करना चाहिए। और सुरेश जी के पास तो कम ज़मीन है, वो तो आसपास की ज़मीन भी उसको कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेते हैं और बढ़िया खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए
6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जानकारी दे रहे हैं कि सब्जियों की सामूहिक खेती खास तौर से वर्षा ऋतु में कैसे करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से वैज्ञानिक पौध संरक्षण डॉक्टर RK जायसवाल जी। डॉक्टर साहब, फिर आपका एक बार कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ गांव सेवनिया, जिला सीहोर से एक सफल किसान भी है सुरेश जी वर्मा, आपका भी एक बार कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, पूरे प्रदेश में एक अदरक की खेती एक अच्छे व्यवसाय के रूप में उभरी हो। हर घर में अदरक का उपयोग होता है और ये सब्जी भी है, मसाला भी है। तो जो किसान भाई अदरक की फसल लेते हैं उनमें ख़ास तौर से ये समझ में आ रही है कि वो सड़न की बीमारी हो जाती है, मतलब वो फल ज़मीन के अंदर ही सड़ जाता है। तो उसका थोड़ा विस्तार से बताएं कैसे प्रबंधन करें। जी दिनेश जी, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है जी। अदरक में एक जो सड़न बीमारी होती है, ये फंगस से होता है और ये फंगस जो है आपके अदरक के अंदर भी हो सकता है और आपके मिट्टी के अंदर भी हो सकता है। तो जो किसान भाई अदरक की खेती करना चाहें उनको मेरा ये सलाह है कि जहाँ पे पानी का इकट्ठा हो, जल भरा हो, वहाँ पे अदरक नहीं लगाना चाहिए। ढालान वाले जगह पे हमको जो है अदरक की खेती करना चाहिए और साथ ही साथ अदरक लगाने से पहले अदरक का बीज उपचार करना चाहिए। उसको ट्राइकोडर्मा एक फफूंदनाशी जैव उर्वरक है, उससे हमको उपचार करके अदरक को लगाना चाहिए। साथ ही साथ हम जिस खेत में अदरक लगा रहे हैं उसका भी हमको ट्राइकोडर्मा कल्चर से उपचार करके लगाना चाहिए। अदरक उपचार करने के बाद भी यदि बीमारी आती है तो कुछ रसायन आते हैं, उसका नाम है मेटल एक्सल एंड मैंकोजेब करके, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हमको सॉइल ड्रेंचिंग करना चाहिए। तो ये जो अदरक में सड़न आता है हम इसका जो है प्रबंधन कर सकते हैं और एक अच्छा अदरक का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, खास वैज्ञानिक बातों को सलाह को ध्यान में रखें तो हम जो खेती कर रहे हैं तो उससे काफ़ी फायदा मिल जाएगा। आप बताइए, आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे, खास तौर से नौजवानों को? मैं अपने सभी किसान साथियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि रोज़ सुबह एक बार अपने खेत की मेड़ पर चारों तरफ घूम कर जरूर आएँ। आपके खेत में किसी भी प्रकार की रोग, कीट या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको पर डे जब आप खेत पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा और जब आपको पता चलेगा तो उसका समाधान आप शाम तक कर पाएंगे। तो ये किसान के अनुभव थे। खेतों पर जहाँ निरंतर ध्यान रखें और प्राकृतिक खेती करें, निश्चित तौर से खेती में सफलता मिलेगी। हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों, खासतौर से नौजवान किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम अपने नौजवानों को सलाह ये देंगे कि चूंकि सब्जी की खेती करने से हमको प्रतिदिन आय प्राप्त होता है, इसलिए सब्जी की खेती विशेष रूप से करें। साथ ही साथ जब सब्जी की खेती करने जाएं तो हम जो है अच्छा नर्सरी तैयार करें, क्योंकि अच्छे नर्सरी से स्वस्थ पौधा मिलेगा। और हम जो है अपने मिट्टी का उपचार और बीज का उपचार और पौध के उपचार करने के बाद ही हम अपना पौधरोपण करें, जिससे हमें जो है स्वस्थ पौधा हमारे खेत में जाएगा और स्वस्थ पौधे से जो है हमको स्वस्थ जो है फल और सब्जी प्राप्त होंगे, जिसका हम सेवन करेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे। और किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि प्राकृतिक खेती अपनाएं, खास करके जीवामृत डालें। जिससे डॉक्टर साहब, लागत के लिए कुछ टिप्स दे दो। कम लागत करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपने खेत में जीवामृत डालें। जीवामृत डालेंगे तो आपको बाहर से DAP यूरिया की डालने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ हमने जो कुछ जैव उर्वरक के नाम बताएं, एजेटोबैक्टर, फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया और ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास इत्यादि का इस्तेमाल करें, जिससे आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, साथ ही साथ बीमारी को कम करने में भी सहायक होगा। बहुत बहुत डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को सब्जियों के साथ साथ कम लागत के बारे में जो जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, आप हमारे बीच में आए, आपने अनुभव साझा करे, हमसे करे, पूरे प्रदेश के किसानों से करे, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना वक्त होता है। अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। अमानक उर्वरकों की बिक्री रोकी जाएगी, फसलों की राज्यवार एवं फसलवार कार्य योजना बनेगी। गंजबासुदा में खुलेगा भारतीय अनुसंधान केंद्र। 81 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई पूरी और गुलाब की प्रजातियों का उत्पादन होगा 2 गुना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मुख्यमंत्रियों को नैनो उर्वरकों या बायो स्टिमुलेंट उत्पादों को पारंपरिक उर्वरकों के साथ जबरन टैग करने से रोकने का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में उनसे घटिया उर्वरकों की बिक्री और उनकी कालाबाजारी पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पिछले पखवाड़े संपन्न विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान संवाद व प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पत्र लिखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि किसानों में नकली बीजों और उर्वरकों के प्रयास को रोकने के लिए कड़े कानून सहित विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। कंपनियों को कई बार अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो उत्पादों जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की जबरन टैगिंग करते हुए पाया गया है। श्री चौहान ने आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्रियों को नकली और घटिया उर्वरकों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 96वीं वार्षिक आम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में 18 से ज्यादा केंद्रीय व राज्य मंत्री शामिल रहे। इस बैठक में ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 का प्रस्तुतिकरण एवं अंगीकृत करने हेतु संकल्प पढ़ा। बैठक में सभी मंत्रियों ने एक स्वर में भविष्य में खेती और किसान समृद्धि की दिशा में एकजुट होकर सार्थक प्रयास करने की प्रतिबद्धता भी जताई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने फसल औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाने की बात भी कही। साथ ही विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से प्रासंगिक योजनाओं को जारी रखने और अप्रासंगिक योजनाओं को खत्म करने और नई योजनाओं के शुरू होने को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए। केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों गंजबासुदा के कृषि कॉलेज पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों से चर्चा की। यहां कॉलेज स्टाफ ने सड़क एवं बाउंड्री निर्माण कराए जाने की मांग की। श्री चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग भी की। इसके बाद कृषि मंत्री ने गंजबासुदा में भारतीय अनुसंधान केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कृषि कॉलेज की नई बिल्डिंग एवं खेतों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने देखा कि खेतों में अमानक बीज बोए गए हैं, बीज अंकुरित ही नहीं हुए हैं, कुछ सड़ चुके हैं। उन्होंने मौके से ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसकी गहराई से जांच हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आई है। किसानों द्वारा फसलों की बुआई शीघ्रता से की जा रही है। मालवा एवं निवाड़ में सोयाबीन, कपास एवं मक्का की बुआई लगभग पूरी हो गई है। मूंग, उड़द एवं धान की बुआई ने भी अब और जोर पकड़ लिया है। जिन क्षेत्रों में जून अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी डाली गई थी, वहां भी रोपाई का काम शुरू हो गया है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 81 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई की जा चुकी है। गत वर्ष समान अवधि में 92 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। चालू खरीफ वर्ष में 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोने का लक्ष्य रखा गया है। निर्धारित लक्ष्य की 54% बुआई की जा चुकी है। सबसे अधिक 45 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। धान की रोपाई एवं बुआई 10 लाख हेक्टेयर में की गई है। मक्का की बुआई 20 लाख हेक्टेयर में की गई है। कपास की बुआई 5.5 लाख हेक्टेयर में की गई है, जो कि समान अवधि में पिछले साल की बुआई 6 लाख हेक्टेयर से कम है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 का भोपाल में आयोजन भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है। यह आयोजन विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती साख का प्रतिफल है। श्री पटेल 21वें वर्ल्ड रोज कन्वेंशन 2028 संबंधी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश रोज सोसाइटी के मुख्य संरक्षक के रूप में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी द्वारा भारत को 2028 के आयोजन की मेजबानी के लिए मई 2025 में सौंपे गए ध्वज को ग्रहण किया। कन्वेंशन का आयोजन भोपाल में वर्ष 2028 में 7 से 13 जनवरी तक होगा। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। भाइयों, अभी आपने देखा कि आप परंपरागत जो खेती है उसके साथ सब्जी की खेती करें। उसमें जो आप पौध डाल रहे हैं नर्सरी, उस पर वहीं से ध्यान रखें। फिर समय समय पर कीट और रोग नियंत्रण करें, निदाई गुड़ाई करें। निश्चित इससे उत्पादन बढ़ेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।